वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 9th साइंस का चैप्टर 3 जिसका हेडिंग है एटम एंड मोलिकुल्स। इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स को समझेंगे, जिसमें कि मेन टॉपिक्स हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स, कि एटम्स हमारे नेचर में या सराउंडिंग में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, और वैलेंसी, आयंस एंड राइटिंग केमिकल फार्मूला। इन सब टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वो होते हैं नोबल गैसेज, जो कि किसी भी एटम्स या किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे हीलियम वाले केस में देख सकते हैं कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे आर्गन का, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 8। मतलब कि हीलियम और आर्गन ये दोनों गैसेज अपने आप में स्टेबल हैं, मतलब कि ये जल्दी किसी भी एटम्स के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है नोबल गैसेस। अब अगर बात करें दूसरे कैटेगरी की, तो दूसरे कैटेगरी में वैसे एलिमेंट्स आते हैं जो कि किसी भी दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे एटम्स के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 8 से कम होते हैं। मतलब कि उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, और इसके चलते वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो वैसे सारे एलिमेंट्स जिनका कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है, वो किसी दूसरे एटम्स के साथ, चाहे वो सेम एलिमेंट के हों या वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, रिएक्शन करते हैं, और करने के बाद अपने आप को वो स्टेबल होने की पूरी कोशिश करते हैं और स्टेबल हो भी जाते हैं। अब एक एटम दूसरे एटम से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है, जिसको कि हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, और उन दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के बाद वो एक मोलिकुल का रूप, मतलब कि वो मोलिकुल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस मोलिकुल का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा या फिर उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, वो पिछले वाले दोनों एटम्स से बिल्कुल अलग होगा। मतलब कि जितने भी एटम्स होंगे, अगर वो मोलिकुल बना रहे हैं तो उनका प्रॉपर्टी हो सकता है कि पीछे वाले एटम्स के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ मोलिकुल, तो आप उसका डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसका डिफिनेशन होगा स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट अलोन और फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब कि वो स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल जो कि किसी भी दूसरे एलिमेंट्स या एटम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और वो चाहे एलिमेंट का हो सकता है या फिर किसी कंपाउंड का हो सकता है, और वो एग्जिस्ट कर सकता है अकेले, मतलब कि फ्रीली और लोनली एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे, तो ऑर्डिनरी कंडीशन में, मतलब कि एक नेचुरल कंडीशन में, और वो जिस सब्सटेंस का पार्टिकल है या जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, उस सब्सटेंस के वो सारे प्रॉपर्टीज को शो करेगा, मतलब कि उस सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज के अनुसार उसका भी बिहेवियर होगा। अब अगर बात करें मॉलिक्यूल को कैटेगराइज करने की, तो मॉलिक्यूल को हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इन टॉपिक्स को समझने से पहले हम लोग एक और वर्ड को समझ लेते हैं, वो वर्ड है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो एटम कितने एटम्स के साथ मिल करके और बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है, वो होता है उसका एटॉमिसिटी। जैसा कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट है आर्गन, हीलियम, सोडियम एंड आयरन। ये सारे क्या हैं, तो ये मोनो एटॉमिक है, मतलब कि ये अपने अकेले खुद के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि जल्दी किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं करते हैं। अब अगर बात करें दूसरे एग्जांपल्स की, जैसे O2, N2 या Cl2, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या क्लोरीन गैस है, तो ये होते हैं डाईएटॉमिक। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि O2 मतलब कि ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं, तो 2 एटम्स, मतलब कि 2 एटम्स आपस में कंबाइन होकर के और एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। इसी तरह से टेट्रा एटॉमिक में क्या होगा, तो फॉस्फोरस का होगा। फॉस्फोरस जब भी एग्जिस्ट करता है तो वो एक साथ 4 एटम्स को कंबाइन करके और एक मॉलिक्यूल बना के तब एग्जिस्ट करता है। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें पॉली एटॉमिक की, तो पॉली एटॉमिक मीन्स द एटम्स कंबाइंड विथ मोर देन 4 अदर एटम्स। जैसे कि एग्जांपल है उसका सल्फर, जो कि 8 एटम्स के साथ एक साथ कंबाइन होकर के और एक मॉलिक्यूल को बनाता है।
अब अगर बात करते हैं मोलिकुल ऑफ कंपाउंड्स की, तो उसमें बेसिकली हम लोग जो कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि है ट्राई एटॉमिक, इसमें कि कितने एटम्स होंगे, तो 3 एटम्स होंगे। जैसे कि H2 वाटर का मोलिकुल या कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुल, तो इसमें अगर हम लोग एटम्स को गिनते हैं तो हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का एटम हो गए 3। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिकुल में कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यहाँ भी हो गए 3, तो हम लोग इसको कह सकते हैं ट्राई एटॉमिक। अब बात करते हैं टेट्रा एटॉमिक में, तो वहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे 4, जैसे कि अमोनिया में या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, यहाँ पे 1 + 3 4 एंड 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो 4। अब समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मोलिकुल्स, मतलब कि एटम और मोलिकुल के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग एग्जिस्टेंस की, तो जितने भी एटम्स हैं नोबेल गैसेस को छोड़ करके वो सारे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें मोलिकुल्स की, तो वे किसी भी सब्सटेंस के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि फ्रीली स्टेट में रह सकते हैं, मतलब कि वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब अगर उनकी रिएक्टिविटी को देखें तो नोबेल गैसेस को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स में वो रिएक्टिव नहीं होते हैं या फिर वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अब अगर उनको हम सब डिवीजन करें, मतलब कि उनको और आगे डिवाइड करें, तो हम लोग एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके उनको डिवाइड करके हम लोग उनको एटम में ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी कैन बी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, मतलब कि एक एटम कितने दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं उस एटम की वैलेंसी। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस एटम के कितने हाथ हैं जिससे कि वो दूसरे एटम्स को पकड़ के रख सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है NH3 अमोनिया का, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, लेकिन वो कितने हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है, तो 1 2 3। इसका मतलब ये कि इस नाइट्रोजन के 3 हाथ हैं, जो जिससे कि हर एक हाथ में वो एक एक हाइड्रोजन गैस को या हाइड्रोजन एटम को पकड़ के रखा है। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ एक नाइट्रोजन को पकड़ के रखा है, मतलब कि अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन के वैलेंसी की, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी होगा 3, लेकिन अगर बात करें हाइड्रोजन के वैलेंसी की, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी होगा 1। अब अगला टॉपिक है आयंस। तो आयंस क्या होते हैं, तो आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब कि आयन वैसे पार्टिकल्स को कहते हैं जो कि या तो पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे या फिर नेगेटिव चार्ज को रखेंगे या कैरी करेंगे। अब हम लोग आयंस को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, पहला होता है कटायंस और दूसरे होते हैं अनायंस। कटायंस होते हैं पॉजिटिव चार्ज, जबकि अनायंस होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कटायंस को, तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर होता है इसका 12, मतलब कि 12 प्रोटॉन्स भी होंगे और उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो सबसे पहले इस ऑर्बिट में इसमें कितने आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चले जाएंगे, मतलब कि यहाँ 11 और यहाँ 12। तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके पास हैं सिर्फ 2। अब उसके पास खुद को स्टेबल करने के 2 तरीके हैं, या तो वो कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन को लेकर के आएगा और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, या फिर वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा देगा और खुद को स्टेबल कर लेगा, क्योंकि जब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं रहेगा और उसके अंदर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑलरेडी स्टेबल हैं। अब सिंपल सा लॉजिक ये है कि कहीं भी 6 इलेक्ट्रॉन को ढूंढ कर लाना ज़्यादा हार्ड है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इजी है। तो वैसे सिचुएशन में वो ये वाले आइडिया को छोड़ देता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उनको वो निकाल देता है। अब जब उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया है, वैसे सिचुएशन में वो क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर दिया है, कहीं से लिया नहीं है। और वैसे सिचुएशन में उसका जो चार्ज होता है वो होता है 2+, और हम लोग उसको डिनोट करते हैं Mg2+ से, जो कि जिसको हम लोग कह सकते हैं मैग्नीशियम का कटायन या मैग्नीशियम आयन।
अब अगर बात करते हैं अनायंस की जो कि थे नेगेटिव चार्जेस, उसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 8। अब उस सिचुएशन में सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में उसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ऑर्बिट में बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन, जिसको कि वो यहाँ रखेगा 5 और 1 6। अब इस सिचुएशन में उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसके पास हैं 6, तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर हटा देगा या फिर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन को खोज करके लाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा इजी है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को खोज करके लाना, क्योंकि उसका काउंटिंग क्या है या नंबर कम है। तो वैसे सिचुएशन में ये वाला क्या होता है, प्लान स्किप कर जाता है और वो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले करके आता है और उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 और वो स्टेबल हो जाएगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को खोज के ला रहा है, इसलिए वो क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पे कर्जा हो गया, मतलब लोन हो गया, और इस चलते उस पर जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्जेस। या हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब वो एटम स्टेबल था, मतलब कि उसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वैसे सिचुएशन में वो एटम न्यूट्रल था या फिर उसमें नेट चार्जेस 0 थे। लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आया तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज, और इस सिचुएशन में 2 नेगेटिव चार्जेस उस पर बढ़ गए, और इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्सीजन का 2 माइनस, मतलब कि ऑक्सीजन एटम में जो चार्ज होंगे वो 2 नेगेटिव चार्ज होंगे, और इसे हम लोग O2 माइनस हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का आयन या फिर ऑक्सीजन आयन। हम लोग आयन को एक दूसरे वर्ड में रेडिकल्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप इस फिगर में पॉजिटिव आयन्स को देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आयन्स दिए हुए हैं उन सब पे चार्जेज जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेज हैं। अब अगर बात करें नेगेटिव रेडिकल्स या फिर अनायंस की, तो इस फिगर में आप जितने भी अनायंस दिए हैं उन सब पे देख सकते हैं कि उन सब के ऊपर नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके और फर्दर स्टडी के लिए या फिर उसको याद करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी केमिकल फार्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है अमोनिया। तो अमोनिया बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो हम लोग पहले उन दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब उसके नीचे हम लोग लिखते हैं उनकी वैलेंसी को, जैसे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी थी 3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी थी 1। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो क्रॉस करेंगे, मतलब कि 3 को यहाँ लेके जाएंगे और 1 को यहाँ। अब अगले स्टेप में नाइट्रोजन के साथ क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख दिए नाइट्रोजन के बगल में 1 और हाइड्रोजन के बगल में क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिए 3। अब 1 को हम लोग यहाँ से इग्नोर कर देते हैं, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ हो गया NH और 3, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अमोनिया। अब समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। वाटर बनता था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके। हाइड्रोजन की वैलेंसी थी 1 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी थी 2। हम लोगों ने फिर से इसको क्या किया, तो क्रॉस कर दिया। अब हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखेंगे, तो H2 और ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे O1। हम लोग 1 को क्या कर देंगे, तो स्किप कर देंगे या इग्नोर कर देंगे, तो जो उसका फॉर्मूला बना वो हो गया H2O। अब तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है आयनिक कंपाउंड से, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट बनता है कैल्शियम और फॉस्फेट आयन से, मतलब कि कैल्शियम एक अलग हो गया और फॉस्फेट अलग हो गया। कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 और फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3। अब हमने जब इसको क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिला कैल्शियम के नीचे 3 और PO4, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, मतलब कि यहाँ ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन दोनों हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे और उसके बगल में लिख देंगे 2, मतलब कि फॉस्फोरस भी 2 है और O का 4 एटम्स भी 2 बार रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आप नीचे नंबर्स देख सकते हैं हर एक एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ NH3 में 3 है, H2O का 2, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट में 3 और 2, वो शो करते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स या कितने आयन्स मिल करके उस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, या उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आप लोग केमिकल फार्मूला को लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हिंट के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियोज आपके लिए या फिर आपके जानने वालों के लिए, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए या आपके घर के
अलग छोटे छोटे मेंबर्स या आपके भाई बहन हो गए, अगर उनके लिए ज़रूरी है या फिर उनके लिए यूजफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैंने इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं उनको धीरे धीरे कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और आई होप कि आने वाले कुछ दिनों में मैं उन सब टॉपिक्स पे, सारे चैप्टर पे वीडियो बना करके और अपलोड कर दूंगा।